So, hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to understand this section 80C किस जो चैप्टर 6 का जो डिडक्शन है जिसमें कॉमन आदमी जो है वो 80C का ज़्यादा बेनिफिट लेता है। 80C तो हर एक को एटलीस्ट पता होना ही चाहिए क्योंकि वो डे टू डे की लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी रिटर्न फाइलिंग का सीज़न है, आपके पास 80C की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, हर एक इंसान 80C को दिमाग में रखकर ही अपना जो है इन्वेस्टमेंट करता है, राइट। तो 80C है क्या? 80C ऐसा है कि आप कुछ एक्सपेंडिचर करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, कुछ स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट करते हो जो स्पेसिफाइड 80C में दे के रखे। ये इन्वेस्टमेंट आपने करे, इस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आपको जो है डिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम 1.5 लाख तक का मिलता है। और ये किनको एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल और एचयूएफ। मैंने इंडिविजुअल और एचयूएफ बोला है, तो इंडिविजुअल में रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कोई भी हो सकता है, तो ये इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलता है। और इसकी लिमिट जो है वो 1.5 लाख है। स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट की जो पर्टिकुलर लिस्ट है, सबसे पहले आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो। नोट करना, आप इंश्योरेंस प्रीमियम किसके लिए पे कर रहे हो? आप हो तो आपके स्पाउस और चिल्ड्रन। ठीक है, पेरेंट्स का डिडक्शन इधर नहीं मिलेगा। रही बात है एचयूएफ की, तो एचयूएफ अपने मेंबर का डिडक्शन ले सकते हैं। तो पर्सन खुद का तो लेगा ही लेगा, वो अपने स्पाउस और चिल्ड्रन का ले सकता है, पेरेंट का नहीं। और एचयूएफ अपने मेंबर का भी ले सकते हैं। अब देखो, समझने वाली बात है कि पॉलिसी इशू कब हुई थी। तो एक कट ऑफ डेट है 2012, 1 अप्रैल 2012। तो 1 अप्रैल 2012 या उसके पहले तो उधर आपको डिडक्शन जो है वो ज़्यादा दिया जाता था। किस रिस्पेक्ट में? कि आपने कितना प्रीमियम पे करा और एश्योर्ड वैल्यू का 20% जो भी लोअर हो। यही बात अगर अपन बात करें 2012 के बाद, तो वो चेंज हो गया है और प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो और एश्योर्ड वैल्यू का 10% विच एवर इज़ लोअर। ठीक है, रही बात आती है 1 अप्रैल 2013 और उसके बाद की। एक कट ऑफ डेट तो नॉर्मल लोगों के लिए था 1 अप्रैल 2013 या उसके बाद के। तो ये ऐसा था कि जब आप 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद से जो सबको ही 10% ऑफ एश्योर्ड का डिडक्शन मिलने लगा, तो ऐसे केस में 1 साल बाद जो पर्सन 80U में है, ठीक है, जो पर्सन 80U में है और 80 DDB में है, मतलब किसी को स्पेसिफाइड डिजीज़ है, ठीक है, या कोई पर्सन हैंडीकैप्ड है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो 10% की सहूलियत है इसको 15% कर दिया गया। पर ये 1 साल बाद, मतलब कि 1 अप्रैल 2013 उसके बाद की जो भी प्रीमियम है। ठीक है, ये प्रीमियम पढ़ने के बाद अब हम पढ़ रहे हैं PPF, राइट। अब प्रोविडेंट फंड आ रहे, तो आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डिपॉजिट करो। आप खुद के लिए भर रहे हो या स्पाउस और चिल्ड्रन इधर भी आता है और एचयूएफ मेंबर इधर भी आता है। ठीक है, और LIC PPF की कहानी सेम है। अगर आप जो है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और जो है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो इधर तो भी आ जाता है, पर इसमें स्पाउस और चिल्ड्रन नहीं आता। मतलब आप अपने लिए ही SPF या RPF में पैसे जमा कर रहे हो, राइट। तो फंड की बात आ गई तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो गया, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो गया। रही बात आती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो आपने कोई सा अमाउंट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जमा करके रखा हुआ है, उस पर जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो इधर आ जाएगा। आपने बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके रखा है और आप उसका प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हो तो इधर आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट वाला अमाउंट आपका जो है किधर जाता है? आपका हाउस प्रॉपर्टी में जाता है। ये लोन आपने परचेज़ के लिए लिया हो या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, दोनों के लिए चलेगा। तो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पढ़ा, आपने PPF पढ़ा, आपने SPF RPF ये सब भी आपने देखा, ठीक है। और फिर आपने जो है LIC और PPF में जो सीन आपको समझ में आ गया होगा। NSC में आप पैसा जमा करते हो तो उस पर जो इंटरेस्ट होता है फिर प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। अब ऐसा है कि अगर आपने FD भी कराई है, ठीक है, किसी शेड्यूल बैंक या पोस्ट ऑफिस में 5 साल या उसके ज़्यादा की FD कराई है तो उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। फिर रही बात आती है ट्यूशन फ़ीस की, तो मैक्सिमम 2% 2 चिल्ड्रन का आप जो है ट्यूशन फ़ी पे करो। नाबार्ड बॉन्ड में आप जो है, अगर आप नोटिफाइड बॉन्ड्स आप नाबार्ड के खरीद रहे हो तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो नाबार्ड के बॉन्ड है, ट्यूशन फ़ीस है। सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम के तहत आप जो है कुछ डिपॉजिट कर रहे हो, तो देखो आप स्कीम की बात आ रही है। एक है सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम है, ठीक है। नाबार्ड बॉन्ड की हम बात कर चुके हैं, तो नाबार्ड से रिलेटेड ही अगर आपने यूलिप लिया हो, म्यूचुअल फंड यूलिप या UTI में आपने पैसे लगाए हों, ठीक है। सुकन्या समृद्धि स्कीम, अब स्कीम की बात करें तो 2 स्कीम हो गई, एक तो सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम और एक बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए और एक लड़की लोगों के लिए कि सुकन्या समृद्धि स्कीम में आप पैसे जमा कर रहे हो। इनफैक्ट अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करा है तो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस का भी डिडक्शन मिलता है, राइट। तो देखो, रही बात है कि नाबार्ड बॉन्ड की हमने बात करी थी, यूलिप है, म्यूचुअल फंड है, ठीक है, आप इसमें कर रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर रहे हो तो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है। और इनफैक्ट जो स्कीम्स की बात है, तो स्कीम में तो 3 स्कीम की इधर बात हुई है। एक तो सीनियर सिटीज़न की सेविंग स्कीम, एक है अपनी UTI म्यूचुअल फंड की। ये पेंशन स्कीम भी आ रही है इधर, ऐसा नहीं कि पेंशन स्कीम नहीं है, वो UTI म्यूचुअल फंड की पेंशन स्कीम है। बाकी दूसरी पेंशन स्कीम हम आगे देखेंगे,
यूटीआई म्यूचुअल फंड की पेंशन स्कीम, सुकन्या समृद्धि स्कीम में आप पैसा लगा रहे हो, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है, अगर वो पैसे लगा रहे हैं 3 साल या उससे ज़्यादा, ठीक है, किसी पेंशन स्कीम में, 80 CCD की पेंशन स्कीम और ऑब्वियसली टायर 2 की पेंशन स्कीम जो है, जैसे एनपीएस की पेंशन 80 CCD में एनपीएस की पेंशन स्कीम भी आती है, तो एनपीएस में भी टायर 2, ठीक है, क्योंकि टायर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं होता। तो एम्प्लॉयज़ जो है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोला है 80 CCD की पेंशन स्कीम में लगा रहे हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हमने देख लिया है। नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड हमने देख ली। सुकन्या समृद्धि स्कीम हमने देखा, पेंशन स्कीम हमने देखा, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी, राइट। और नाबार्ड बॉन्ड, यूलिप, यूटीआई म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा रहे हो, एनएससी में पैसा लगा रहे हो, वो भी तरह आ जाता है, इसमें तो इंटरेस्ट एक्रूड भी आ जाता है। बाकी जो है हाउस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में 2 डिडक्शन है कि आप प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट कर रहे हो। रही बात है आपका जो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस, वो उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाता है। पीपीएफ में आप डिपॉजिट कर रहे हो पैसे अपने लिए या अपने स्पाउस और चिल्ड्रन के पीपीएफ में आप पैसा जमा कर रहे हो। इनफैक्ट एलआईसी आप भर रहे हो, इसमें पेरेंट्स नहीं आता। तो ये सब चीज़ें हमने 80C में पढ़ी है। ये स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट है जिसमें हमको छूट मिलती है। अब आती है बात 80CCC की। देखो 80C में हमने पेंशन स्कीम पढ़ी, एक तो हमने सेविंग स्कीम पढ़ी, सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम पढ़ी, और अगर याद हो तो यूटीआई म्यूचुअल फंड की पेंशन स्कीम 80C में कवर होती थी, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट किसी 80 CCD की पेंशन स्कीम में पैसे जमा कर रहे हैं तो उसकी छूट भी 80C में मिलती थी। ये जो है, अब आती है इधर पेंशन फंड की बात, और इधर वापस आता है पेंशन स्कीम। 80C के बाद आता है 80CCC। 80CCC में भी आप पैसे लगा रहे हो, पैसे किधर लगा रहे हो? फंड में लगा रहे हो, स्कीम में नहीं। एलआईसी या किसी अदर इंश्योरेंस कंपनी, इनका कोई एक पेंशन फंड है, जैसे यूटीआई म्यूचुअल फंड जैसा होता है वैसे पेंशन फंड भी होता है, उसमें अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो डिडक्शन मिल जाएगा। अब ये डिडक्शन एचएफ को नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। ये एक और आता है 80CCD, तो 80C, 80CCC और 80CCD। CCD में भी आप पैसा लगा रहे हो, पर ये पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है, यूटीआई म्यूचुअल फंड की मत मान लेना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है, और अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, एंड न्यू पेंशन स्कीम इन द सेंस। तो हमने बात करी 80C की, हमने CCC की बात करी, CCC में जहाँ पे पेंशन फंड की बात हो रही है, और LIC और किसी अदर इंश्योरर द्वारा जो पेंशन फंड है उसकी बात करी। 80CCD में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम के बारे में बात करी, न्यू पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना की हमने बात करी। अब इधर समझो 80C, CCC और CCD। अब CCD को अंदर खोद दो इन द सेंस 80CCD में आता है 1, आता है फिर 1B और फिर आता है 2। बात आती है जो 1 की, 80CCD 1, ये स्कीम है, स्कीम में आप पैसे लगा रहे हो। तो 1 की बात सुनो। अब एक सैलरी वाला पर्सन जब अपने पैसे लगा रहा है तो वो जितना भी पैसा लगा रहा है, 80C में तो ऐसा होता है कि आपने जो करा सब डिडक्शन है। इधर ऐसा नहीं है, इधर ऐसा है कि भैया आप सैलरी वाले पर्सन, आप जो भी डिडक्शन कर, आप जो भी पैसा लगा रहे हो, आप जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो स्कीम में, आप तो एम्प्लॉय हो, आप पैसे लगा रहे हो, आप तो जो भी पैसे लगाए 10% ऑफ सैलरी, उस सैलरी में कैसे देखेंगे, बेसिक सैलरी और कंडीशनल डीए, ठीक है। तो एक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, आपको जो सैलरी मिलती है, सैलरी प्लस कंडीशनल डीए, उसका 10%, जो भी कम हो उसका डिडक्शन आपको मिल जाता है। अब नॉन सैलरी वाले बोले कि यार हमको भी तो इस पेंशन स्कीम का डिडक्शन चाहिए, हमको इस पेंशन स्कीम का लाभ उठाना है। तो ऐसे केस में ऐसा है कि भाई तुम भले ही सैलरी वाले नहीं हो तो ठीक है, तुम भी कंट्रीब्यूशन करो। तुम कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, तुमको 10% ऑफ सैलरी, क्योंकि तुमको तो सैलरी मिल रही नहीं, तो ऐसे केस में तुम्हारा जो GTI है, टोटल इनकम भी नहीं, GTI का 20%, जो भी कम है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो सपोज करो कि एक पर्सन ने 1,40,000 NPS में लगाया और उसका GTI जो है 5,50,000 है। तो ऐसे केस में 5,50,000 का 20% तो 1,10,000 हुआ, पर उसने तो 1,40,000 लगाए थे। तो 1,40,000 और 1,10,000 विच एवर इज़ लोअर, तो 1,10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। अब बचे हुए, मतलब मैं 1,40,000 लगा रहा हूँ पर मेरे को 1,10,000 का डिडक्शन मिल रहा है, तो बचे हुए 30,000 का क्या? तो वही जो एक्सेस अमाउंट है, इसलिए बोला के रखा है कि 80CCD 1 भी आता है। वो 80CCD 1 भी में ऐसा है कि आप जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हो ना, 50,000 तक का कंट्रीब्यूशन और कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 80C में है ना 1.5 लाख, वैसे इधर है 50,000। तो जो 80CCD 1 में कवर हो गया वो तो हो गया, ठीक है। जो नहीं कवर हुआ उसको 1B में आप कवर कर लो, 50,000 का डिडक्शन आप उधर ले लो, तो भाई वो बचा हुआ 30,000 का डिडक्शन उधर ले लेगा। पर पॉइंट ये है कि ये इन्हीं स्कीम के लिए तहत एप्लीकेबल है। अब ये एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की बात हुई,
तो मैंने आपको बताया ATC, फिर अपन ने पढ़ा ATCCC जो पेंशन फंड का है, ATCCD पढ़ा जिसमें हमने पेंशन स्कीम की बात करके रखी, और ATCCD में भी 1 वाला पढ़ा और एक 1 भी पढ़ा। अब आता है एम्प्लॉयर भी तो अपना कंट्रीब्यूशन करता है, तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है एक तरीके से एम्प्लॉयर आपको बेनिफिट दे रहा है, तो वो आपको सैलरी में तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो देखो उधर भी आपको डिडक्शन मिलेगा, आपके सैलरी में जुड़ा फिर आपको डिडक्शन मिला। किस तरीके से कि एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन किया तो सबसे पहले तो सैलरी में जुड़ जाएगा, देन आपको डिडक्शन मिलेगा ATCCD के 2 में। कैसे कि जैसे ही आपने एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन किया था और 10% ऑफ सैलरी है, इधर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, तो ऐसे केस में 14% ऑफ सैलरी देखी जाएगी। सैलरी में वही बेसिक सैलरी और कंडीशनल डी है जो भी है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज़ लोअर, उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि यही जो 1,40,000 वाला है कि सपोज करो एम्प्लॉयर ने 1,40,000 करके रखा है और आपको डिडक्शन 1,10,000 का मिल रहा है, तो 1,40,000 और 1,10,000 विच एवर इज लोअर 1,10,000 हो जाता है, जो 10% ऑफ सैलरी अगर आपकी 1,10,000 है तो। अब पॉइंट ये है कि एक्स्ट्रा 30,000 का क्या करेंगे, क्योंकि वो बड़ा उधर सैलरी में पर डिडक्शन तो 1,10,000 का ही हुआ। तो पॉइंट ये है इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, इसके लिए ATCCD1 भी नहीं आएगा। ATCCD1 भी सिर्फ एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए था, पर्सन के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए था, और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो कंट्रीब्यूशन CCD1 में कवर नहीं है वो 1B में कवर है। ऐसा नहीं बोला कि जो CCD2 में कवर नहीं है वो भी 1B में कवर है। ठीक है, तो जो CCD2 में कवर नहीं है ठीक है वो कवर नहीं है, ऐसा मानो आप। ठीक है, तो बाकी वही ATC, ATCCC, ATCCD का 1, ये टोटल मिला के 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, और ATCCD और ATCCD1 भी आप कैसे भी उसको यूज़ कर सकते हो कि पहले आपको 50,000 की डिडक्शन ले ली तो पहले 50,000 के ले लो, और बचे हुए बैलेंस को आप कंपेयर करो कि असेसी का कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी आप बचे हुए ऐसे कैलकुलेट कर लो, या तो आप पहले ATCCD का कैलकुलेशन कर लो फिर एक्सेस वाला ATCCD1B में ले लो। ये प्रेफरेबल है कि पहले आप पूरा कैलकुलेशन कर लो, ATCCD1 का निकाल लो, फिर जो एक्सेस है वो एक्सेस में से फिर वो 50,000 तक का आपको छूट मिल जाएगा। तो हमने UTI म्यूचुअल फंड की सेविंग स्कीम, पेंशन स्कीम देखी थी, हमने सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम देखी, सुकन्या समृद्धि स्कीम देखी। इनफैक्ट हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूशन करे 3 साल या उससे ज़्यादा ATCCD के पेंशन स्कीम टायर 2 में, तो वो भी इधर आता है। फिर हमने जो है पेंशन फंड देखा LIC और अदर इंश्योरर का। फिर हमने पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की पढ़ी, न्यू पेंशन स्कीम देखी, अटल पेंशन योजना देखी। फिर हमने डिडक्शन समझा किस तरीके से डिडक्शन मिलते हैं, ATCCD1 भी समझा और एम्प्लॉयर का भी डिडक्शन हमने समझा। अब पॉइंट आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक सेपरेट पॉइंट्स, जैसे कि आपने NPS में कोई सा पैसे लगाए, ये मैं अब सिर्फ NPS की बात कर रहा हूँ। अब NPS से आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं, पैसे कैसे रिसीव हो रहे हैं कि आपका अकाउंट हो गया ख़त्म, क्लोज हो गया, या अब आप इससे निकल रहे हो। एक तो ऐसा है कि आपका टाइम पीरियड ही ओवर हो गया, और एक है कि आप निकल रहे हो। ठीक है, ऑप्ट आउट कर रहे हो। दोनों केस में आपको जो भी पैसे आएंगे, अब आपको देखो एक लमसम जो अमाउंट आएगा जो आपका आपके क्लोजर पे, या जो आप ऑप्ट आउट कर रहे हो, तो जो आपको लमसम में जो पैसे आएंगे उसमें आपका 40% एग्जेम्प्ट है और 60% टैक्सेबल है। अगर आपकी डेथ के तहत जब पैसा आता है तो वो तो 100% एग्जेम्प्ट है। NPS से जब भी आपको पैसा पेंशन के रूप में मिलता है, जैसे NPS में ये भी क्राइटेरिया है कि आप विड्रॉ तो कर सकते हो पैसा, पर कुछ पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, उसे आपको पेंशन के रूप में मिलेगा, तो पेंशन है वो टैक्सेबल रहता है। पर जब आपको जो लमसम अमाउंट मिलता है, वो लमसम अमाउंट कैसे मिल रहा है, या तो अकाउंट आपका क्लोज हो गया या तो आपने ऑप्ट आउट कर लिया। ठीक है, अकाउंट एक तो आपका क्लोज हो गया और या तो आपने ऑप्ट आउट कर लिया। अकाउंट क्लोज मतलब इधर भी अकाउंट से क्लोज हो रहा हो, और ऑप्ट आउट करना तो अकाउंट से निकल रहे हो। और एक पॉइंट होता है कि मैं अकाउंट में हूँ, मैं अकाउंट से बाहर निकला नहीं हूँ, पर मैं पार्शियल विड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो जब आप अकाउंट क्लोज कर रहे हो या ऑप्ट आउट कर रहे हो, अकाउंट से कोई लेना देना नहीं, वास्ता नहीं, खत्म करो, तो जो पैसे आ रहे हैं लमसम में उसमें 40% एग्जेम्प्ट है, 60% टैक्सेबल है। डेथ के रूप में पैसे आ रहे हैं तो 100% एग्जेम्प्ट है, और पेंशन के रूप में पैसे आ रहे हैं तो 100% टैक्सेबल है। ठीक है, ये पॉइंट है। फिर जब आप पार्शियल विड्रॉ कर रहे हो तो ऐसा है कि जब आप पार्शियल विड्रॉ कर रहे हो तो पार्शियल विड्रॉ सिर्फ 25% तक आप कर सकते हो। पार्शियल विड्रॉ 25% तक कर सकते हो। तो ऐसे केस में जो एम्प्लॉय होता है उसको ये जो है पार्शियल विड्रॉल जो रहता है वो भी आपको 100% तक एग्जाम रहता है पार्शियल विड्रॉल। पर ये है कि आप पार्शियल विड्रॉल जो है 25% तक कर सकते हो, और बाकी आप जो है बाकी आपका 40% जो है एग्जाम रहेगा। चलो ये पॉइंट है। और बाकी आपके जो प्रोविडेंट फंड SPF में, प्रोविडेंट फंड में जो भी पैसा है और आपको लग रहा है क्या ये पैसा जो है मैं NPS में ट्रांसफ़र करवा देता हूँ, तो आप वो NPS में ट्रांसफ़र करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई टैक्स इंप्लीकेशन रहेगा नहीं। जो पैसा है, जो बैलेंस है, आप NPS के खाते में ट्रांसफ़र करवा सकते हो। इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर आपने NPS से जो भी पैसे निकाले और आप ये जो बोल रहे हैं कि 40% एग्जेम्प्ट है, 60% टैक्सेबल है, पॉइंट ये है कि अगर आपने कुछ पैसे निकाले, ठीक है,
और अगर आपने सेम यूज़ करा जब उसी ईयर में कोई से एन्युटी प्लान को परचेस करने में, तो ये जो 60% टैक्सेबल है ना, ये भी टैक्सेबल नहीं होगा, प्रोवाइडेड जैसे अपन ने 50s में पढ़ा था कैपिटल गेन के एग्जाम्पशन में कि अगर आपने जो पैसे निकाले हैं, अगर आपने एन्युटी प्लान कोई परचेस करने में यूज़ किया है, तो ऑब्वियस ही बात है फिर आपको जो है इसका जो है कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा, नॉन टैक्सेबल है, ये 80CCD5 है। तो 40% एग्जाम, 60% टैक्सेबल, ये टैक्सेबल नहीं होगा अगर आपने एन्युटी परचेस करा है तो। बाकी पेंशन 100% टैक्सेबल होती है, पेंशन के रूप में जब भी पैसा आता है, डेथ के रूप में पैसा आता है तो भी वो होता है, ठीक है। बाकी अपन ने प्रोविडेंट फंड से पैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हो, पार्शियल विड्रॉल पे 25% पे आपको पार्शियल विड्रॉल 25% कर सकते हो, एग्जाम्पशन तो आपको पूरा मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने ATC पढ़ा, स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट पढ़े, 80CCC पढ़ा, पेंशन फंड पढ़ा, 80CCD में 1 पढ़ा, 1B पढ़ा, 2 पढ़ा, लिमिट्स पढ़ी। तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CA TV। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।